तो क्वालिफाई हुआ था, पर वो रैंक तो मतलब लास्ट में थी एकदम। मेरा डेली का 12 to 15 आवर्स से भी ज़्यादा स्टडी में ही जाता था, और ये अरे 1 बाप साल से कर रहा हूँ मैं। तो मैं हर तरीके से फेल हुआ हूँ सर। मेरा नाम रे! दिख ही नहीं रहा था कहीं पे। तो मेरी रैंक ना मतलब जो लास्ट थे एकदम, एकदम लास्ट बोले तो 15,000, 24,000 ऐसी आ चुकी है मेरी रैंक। मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरी मतलब हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है अवधेश कुमार और दोस्तों आज के इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एक ऐसा बच्चा जुड़ा हुआ है जिसने अपने एग्जाम टाइम के अंदर इतना संघर्ष देखा और उस संघर्ष से पार करके न सिर्फ ये बच्चा सिलेक्ट हुआ बल्कि इसने एक बहुत अच्छी रैंक भी हासिल की है। हम इस इंटरव्यू सीरीज में जानेंगे आप सभी के वो सभी क्वेश्चंस जो आप मेरे से भी पूछते हो या फिर आप उस टॉपर बच्चे से जानोगे कि आप किस प्रकार से आपकी जो तैयारी है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो। हमारे साथ हैं आज अनिकेत और अनिकेत की इसके अंदर जो रैंक आई है नोरसेट 6.0 में वो आई है 53। तो हम अनिकेत से बात करते हैं और जानते हैं अनिकेत के बारे में। तो अनिकेत जी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो टीएमसी परिवार की तरफ से मेरी तरफ से। और आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नींद नहीं आ रही 2-3 दिन से, खाना वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहा है, पर बहुत अच्छी फीलिंग है, एकदम मूवमेंट वाली फीलिंग है सर। हाँ, कभी अ, कभी हम जब कोरिया में चले जाते हैं ज्यादा जब हमें खुशी होती है तो जी उस समय क्या भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बिल्कुल नहीं होती? जी ऐसे नींद का भी जी। होता है, क्या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या फिर आती ही नहीं है? तो आपके आते साथ नहीं वही है कि सर। आपको भूख लगती है नींद आ रही है बिल्कुल आपके शरीर के अंदर अलग ही उत्साह आपको हो जी रहा सर। होगा। जी सर, बिल्कुल बहुत बिलीव नहीं हो रहा है सर। अनिका जी सबसे पहले आप अपने बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से आप हो, जी इन सर। सब के बारे में बताइए। जी सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, वर्धा से। और मैंने नागपुर से सुमंताई वासनिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने जॉब किया है, 1.5 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया है। उसके बाद फिर स्टडी के लिए जॉब छोड़ दी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर। अच्छा अच्छा, आप कौन सी ईयर की पास आउट हो अनिकेत जी? सर सर मैं 2021 का पास आउट हूँ। अच्छा, 2021। तो उसके बाद आप हॉस्पिटल में काम करते थे या कॉलेज में पढ़ाते थे? नहीं सर, हॉस्पिटल में काम करता था। किंग्सवे हॉस्पिटल है नागपुर का, वहाँ पे काम करता था सर। अच्छा अच्छा, आईसीयू तो मैं ईआर में। से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जी जैसे जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी बेचारे हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं तैयारी शुरू करूं, तो आपके अंदर ये सोच कहाँ से आई कि मुझे भी गवर्नमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए कि प्राइवेट में मेरा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर मैं सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी अच्छी नहीं हो पा रही है? तो आपको ये विचार कैसे आया कि मुझे भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एम्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं सर, ये तो मैं मेरा कॉलेज से ही था कि मुझे गवर्नमेंट में ही जॉब चाहिए। पर मेरे को जॉब इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। तो इसके लिए मुझे जॉब करना ही था, और एक बीच में मतलब ये था कि एक्सपीरियंस चाहिए कौन सी भी एग्जाम देने के लिए, तो मिनिमम एक्सपीरियंस ले लूँ। ऐसा मेरा था कि 1 साल का एक्सपीरियंस ले लूँ मिनिमम। फिर जॉब में 1.5 साल हो गया सर। फिर उसके बाद मैंने 2021 में पास आउट होने के बाद मैंने एग्जाम भी दी थी 2021 की। तो क्वालिफाई हुआ था, पर वो रैंक तो मतलब लास्ट में थी एकदम। सिर्फ 15 हॉस्पिटल से 15 दिन की छुट्टी ली थी, और उसमें मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं जब प्रिपरेशन करने लगा सर, उसके बाद मेरे को मतलब ना, मेरा पीडीएफ में ना रोल नंबर दिखा ना नाम दिखा, कौन सी भी एग्जाम में नहीं दिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं जी शुरुआत करके क्वेश्चन से जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं आपसे। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इकट्ठे जी किए हैं बच्चों के जो कमेंट सेक्शन है या मुझे जो भेजते हैं उनके आधार पर। तो आप जी ये बताइए कि जब जी आप अपनी जो प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो जी। प्रिपरेशन के दौरान जो आप ये जो रील है, जो शॉर्ट्स है, जो सोशल मीडिया का फेसबुक है, इन सब का यूज करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल टोटली बंद था सर, टोटली बंद था। पूरा फोकस स्टडी पे था। मेरा तो एम था कि बस 1 साल में मिनिमम मैं प्रिपरेशन करके कर लूंगा सर। मतलब 6 महीने में प्रिपरेशन करके दे दूंगा एग्जाम और लग जाऊंगा, इतना बिलीव भी था। क्योंकि मैं बिलो एवरेज तो नहीं था, एवरेज स्टूडेंट से भी थोड़ा ऊपर ही था, तो मुझे पता था कि कर लूंगा। पर सर इतना मतलब एम्स की प्रिपरेशन में मैं नहीं हो रहा था कुछ भी। जो जबकि लगा कि मैं कर लूंगा, मेरे दोस्त थे,
वो लग गए, शशांक करके बंदा है सर, जो टीएनसी में हर बार फर्स्ट 30 में रहता था, वो लग गया, ऑल इंडिया रैंक 89 आई उसकी। उसके बाद से मैं कंटिन्यू टीएनसी से जुड़ा हुआ हूँ सर। मतलब कोचिंग से अपना टेस्ट सीरीज से। और मतलब ना सर, वो सोशल मीडिया तो टोटली स्किप किया था, कभी कभी ओपन किया तो थोड़े फ्रेश होने के लिए। नहीं तो मेरा डेली का 12 to 15 आवर्स से भी ज्यादा स्टडी में ही जाता था, और ये अरे एक वाह साल वाह। से कर रहा हूँ मैं। तो आप अपने जो एस्पिरेंट हैं जो नोट सेट 7.0 के लिए या और किसी एग्जाम के लिए, जैसे कि एसआईसी का एग्जाम, उसके लिए क्या जी। बताना चाहोगे कि उनको ये रील देखनी चाहिए, शॉर्ट्स देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल देखने मतलब कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि मैं ना, मुझे लगता है मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि ना मैं हर तरीके से फेल हुआ हूँ सर। मेरा नाम हम्म। दिख ही नहीं रहा था कहीं पे। पर मैं मुझे 100 तरीके पता है कि मैं क्यों फेल हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कौन सी भी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ या 1 ईयर सफिशिएंट है। मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की, जो कि मुझे गाइडेंस भी नहीं था उतना प्रॉपर। तो पर फिर भी मैंने ना किया सर, यहाँ-वहाँ से पढ़ाई की, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट कोचिंग जॉइन की थी, उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा इश्यू हुआ था, क्योंकि पुराने वीडियो डाल दिए थे, प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। कोचिंग का सिलेक्शन मेनली, अगर सिलेक्ट होना है तो प्रॉपर 6 मंथ की कोचिंग करो, उसके बाद अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। कौन सी भी एग्जाम हो जाएंगी सर, ऐसा लगता है कि अभी हो जाएंगे, पर लगने से पहले सबको लगता है कि यार ये ना मुश्किल है। अभी मैं लग गया हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है सर कि मतलब मजाक है ये, कि कर सकते हैं कोई भी। हाँ, बहुत सारे बच्चों के है ना, मुझे मैसेज आते रहते हैं। मैं जी। बच्चों को जी। बताना चाहता हूँ कि इस क्लास को देख रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो मुझे पूछते हैं कि सर मेरी रैंक जो है वो टेस्ट सीरीज में तो 15,000 आ रही है, 10,000 आ रही है कभी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, मुझे प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए या नहीं? तो अनिकेत आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। वो खुद बता रहे हैं कि जब स्टार्टिंग के अंदर जब इन्होंने टेस्ट सीरीज को जब ज्वाइन किया था, तो इनकी जो रैंक है ना वो बहुत पीछे थी। तो ये कोई जी। मायने नहीं रखता, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है तब आपकी क्या रैंक आ रही है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अपनी पढ़ाई के प्रति जी। कंसिस्टेंट हो, आप थ्योरी के हुँ। प्रति कंसिस्टेंट हो, टेस्ट सीरीज के प्रति कंसिस्टेंट हो, तो एक दिन जरूर आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी आएगी। तो जैसे कि हम रैंक की बात कर रहे हैं निकेत जी, तो आप हमें ये बताइए कि जो जब आपने सबसे आपकी अभी तक की जो टीएनसी के अंदर सबसे अच्छी टेस्ट जो रैंक है वो कौन सी आई थी, और सबसे खराब रैंक कौन सी आई है सर जो आपको सबसे याद हो? अच्छी तो मैं, जी, जी, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऐसे ही, मतलब मैं तो कुछ दिन के लिए आपसे बात की सर, एक बार मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, तो आपने जब मोटिवेट किया, उसके बाद से तो मेरी मतलब 7 दिन कंटिन्यू फर्स्ट 30 में आया हूँ। और बात करें तो शुरुआत में जब ज्वाइन किया, मैं अभी मेरे को प्रॉपर 1 साल हो रहा है मैं टीएनसी से जुड़ा हूँ। तो मेरी रैंक ना, मतलब जो लास्ट थे, एकदम एकदम लास्ट बोले तो 15,000, 24,000 ऐसे आ चुकी है मेरी रैंक। तो शुरुआत में वैसे ही आ रही थी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया। मैं अभी तक लगा नहीं हूँ, मेरे को 3-4 अटेम्प्ट इसलिए लगे, क्योंकि मैंने ना थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। मुझे लगा कि कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है, हो जाएगा उसमें, पर दैट्स नॉट इनफ कि अपन बस थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अपन वहां पे जाके एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू मस्ट है। तो फिर धीरे-धीरे सर, और टेस्ट सीरीज में भी मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने आपकी ये एनक्लेक्स वाली यूट्यूब पे क्लास पूरी देखी। उसके मेरे नोट्स, मतलब 4 200 पेजेस की 4-5 नोट्स भर चुके हैं प्रॉपर। उसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया। जब एनक्लेक्स का सब मतलब आपने समझाया ना, उसके बाद से पता, मतलब दिमाग के धागे खुल गए सर, कि एमसीक्यू सॉल्व ऐसे करते हैं। तो मुझे ना फिर डर नहीं लग रहा था। जैसे एनक्लेक्स के क्वेश्चन आए तो मुझे बहुत खुशी होती थी, पर वन लाइनर जैसे ही क्वेश्चन आए तो मुझे डर लगता था, क्योंकि ना एमसीक्यू एनक्लेक्स वाली बहुत अच्छे हुआ था उसके बाद में। और उससे ना कैसे अपन मतलब ऑप्शन को जो है कैसे अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो थिंकिंग ऑटोमेटिक जनरेट हुई आपकी क्लासेस से सर। उसके पहले मेरी रैंक भी नहीं आती थी, जबकि मैं 1 साल से जुड़ा था टीएनसी से।
फिर आपके जो क्लासेस देखी एनक्लेक्स वाली, उसके बाद मैं तो बोल रहा हूँ हर जन ने वो क्लास देखनी चाहिए, मस्ट है। और प्रॉपर है, उसमें दिमाग पूरा खुल जाता है आदमी का कि क्या एम्स की डिमांड जो है ना सर, वो आपकी क्लास कंप्लीट कर देती है, ऐसा एक लगता टीचर है मुझे। क्लास बनाता है, एक टीचर जब कभी भी क्लास बनाता है तो वो ये सोचता है कि बस बच्चों को ये अच्छी लगनी चाहिए और उनके काम आनी चाहिए। देखो, अच्छी लगने का मतलब जी ये है कि सर। भाई मैं मजाक मजाक करें हम तो वो वैसे भी अच्छी लग सकती है। लेकिन मैं हमेशा जी फोकस करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ, एक तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, और एक जो जी जी बच्चे जी हैं, एक एक अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर हो जाए, वो जो टॉपिक है वो पूरा मैं कंप्लीट कराने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और अब मैं सर दर्शकों आप। को ये भी बताता हूँ कि जैसे कि मैं टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं डेली, कम से कम 100 बच्चों का मैसेज आता रहता है। तो कईयों को मैं रिप्लाई दे भी पाता हूँ, कई बार नहीं भी दे पाता, और जिनका नहीं दे पाया उनसे भी मैं माफी मांगता हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा, इस बच्चे का मैसेज देखा। अब इस ये बता रहा था कि सर मैं बीमार हो गया हूँ, एग्जाम के बिल्कुल पास ही 2-3 महीने के लिए बीमार हो गए थे, और मेरे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं ज्यादातर कभी भी किसी बच्चे के पास कॉल नहीं करता, मैं हमेशा मैसेज पे रिप्लाई करता हूँ। हाँ। बट जी सर। जी का जो मैसेज है वो देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि यार इस बच्चे से अगर बात नहीं की ना तो ये तो पक्का डिप्रेशन में है भाई, ये आगे तैयारी कर ही नहीं जी पाएगा। सर। मैंने खुद से आगे से आपके पास कॉल किया था, और फिर मैंने जी आपको जी बताया कि भाई आपको तैयारी करनी है, हारना नहीं है। तो यही है जी कि आप जब भी किसी भी हालत के अंदर हो वो सब सुधर जाएंगी। बस डरो मत, कंटिन्यू जी लगे रहना है। आप कुछ बच्चे जो हैं जो इस बार जी सेलेक्ट नहीं सर। हो पाए, को डर लग रहा है कि सर अब छोड़ देनी चाहिए क्या, कई बच्चों के मैसेज आएंगे सर अब छोड़ दूं क्या, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आपको हार नहीं माननी है। मैंने मैसेज में भी लिखा है आपको कंटिन्यू से जी जुड़े हुए सर। रहना। तो अब बच्चों के फायदे के लिए मैं और चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि जी जी आपके बिल्कुल। पिछले कुछ एग्जाम में जो सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो आपने कहा कि हाँ मैंने हाँ। सर क्वालिफाई में हो गया था बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप उसके पीछे क्या कारण मानते हो? क्योंकि बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो जी कैसे जी ढूंढे अपने आप को, मेरे में ये कमी है। आपने कहा कि मैंने मेरी कमी ढूंढी सर, और फिर मैंने उस पर काम किया, जी जी वो तो जी सिलेक्शन हुआ। जी तो सर। आप आपको बताइए कि आपको कैसे उसमें, उस अनिकेत में और आज के अनिकेत में क्या डिफरेंस है कि उस समय आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आज आपका सिलेक्शन हो गया। जी सर। जब शुरुआत में था ना सर, मैंने ना कोचिंग साथ में चल रही थी, उसके साथ में मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा था, जो कि मेरा बहुत टाइम हो रहा था, मेरे को सेल्फ रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि पहले प्रॉपर सिर्फ ना 6 महीने की कोचिंग करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, और रिवीजन के साथ उसके साथ अपना एमसीक्यूज करो। पर मैंने ये नहीं किया सर, मैंने ना सर 6 महीने अपने कंटिन्यू थ्योरी को दिए, इतना थ्योरी पढ़ा, एमसीक्यू पढ़ा ही नहीं मैंने, ना पीआर यादव पढ़ी ना टारगेट हाई पढ़ी। उसकी वजह से मैं बहुत लैक हो गया, ना एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। तो अभी तो जब 3-4 महीने बाकी थे तब आपसे बात भी हुई, आपने बहुत मतलब 1-1.5 घंटा मेरे से बात की, क्योंकि मुझे भी डिप्रेशन में जैसा हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा ये पढ़ाई नहीं हो रही थी, जबकि मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा था, पर मेंटल प्रेशर बहुत था। मैं मतलब उसका जो आउटपुट है सिर्फ 5% मिल रहा था मुझे, मैं 100% दे रहा था, पर जो आउटपुट है वो 5% ही आ रहा था। क्योंकि मैंने भोजराज सर से भी बात करने की कोशिश की, पर वो बिजी रहते, नहीं हो पा रही थी, मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरी मतलब हेल्थ भी डिटेरिएट हो रही थी सर, मतलब हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा था। इससे कोप अप करना मेरे लिए बहुत ही मतलब डिफिकल्ट बन गया था। उसके बाद आपने बात की, उसके बाद मैं इतना इम्प्रूव किया सर। और आपके नोट्स मतलब डेली क्लासेस 3-4 महीने बाकी थे, तो मुझे लगा सर कि मैं डिजर्व करता हूँ कि 1000 में तो आऊंगा। फिर 3 महीने बाकी थे, तो उससे मेरे को 500 में लानी है। फिर 2 महीने मतलब प्री तक थे, नहीं यार 500 का 1000, 100 के अंदर आना है। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, और इस बार डर भी नहीं लगा, कुछ भी डर नहीं लगा मुझे। और मैंने 3 महीने में सर पीआर, क्योंकि नोट्स मेरा थ्योरी तो प्रॉपर थी, मैंने 3 महीने में टारगेट हाई और पीआर यादव दोनों कंप्लीट कर दी, प्रॉपर कंप्लीट कर दी। 100% पीआर यादव कंप्लीट कर दी, और 70-80% टारगेट है कि पूरे हर एक एमसीक्यू सॉल्व। इतना एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया, और टीएनसी तो रेगुलर मतलब एडिक्शन ही बन गई थी टेस्ट सीरीज। जब तक नहीं दूं सवेरे उठ के या रैंक नहीं देखूं तब तक तो मेरा दिन ही नहीं निकलता था। और मैं रात में रैंक नहीं देखता था, क्योंकि बुरी रैंक आई ना सर, तो ना नींद नहीं आती थी रात में, इसलिए मैं सवेरे ही देखता था, ऐसा।
हाँ सर मैं मेरा। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता रहता हूँ। कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर थ्योरी 100% कंप्लीट होगी तब मुझे एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज जी ज्वाइन, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, जी। देखो 100% सिलेबस नहीं हो पाता है, हमारा सिलेबस इतना नहीं। बड़ा है, इतना कुछ चीज रह जाती है। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, जी ज्यादा नहीं तो अगर आपने 50% सिलेबस को भी क्रॉस कर लिया है तो आप जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है जी उनको कर सकते हो। तो आपको जरूर जी। आपका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल सर। 100% वो कभी हो नहीं पाता, तो इस नहीं चक्कर में होता। वो कर भी नहीं पाते हम्म, हैं। तो अनिकेत जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने मेंस का जी एग्जाम दिया था और एग्जाम सेंटर से जी। आप बाहर आए थे, तो आपको क्या लग रहा था कि क्या आप सिलेक्ट हो जाओगे, कौन सी रैंक तक आप पहुंच जाओगे, क्या लग रहा था आपको उस समय? सर सबसे पहले तो मैं प्री की बात करना चाहूंगा। जब मैंने प्री की एग्जाम दी, प्री की तो मुझे बहुत इजी लगी थी एग्जाम, कि हो जाऊंगा, क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो प्री हो गया, 97 पॉइंट परसेंटेज मिले। उसके बाद जब मेंस का जब एग्जाम देने बैठा, मोस्टली ना उनका पैटर्न हर बार चेंज होता है। हाँ, तो वन सही लाइनर बात। दिखे मुझे, वन लाइनर दिखे, पर ना सब मेरा थ्योरी वगैरह सब रिवाइज था, प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर था मैं 100%। तो जब देखा एमसीक्यूज, एक, दो, 10, उसके बाद लगा कि यार ये एम्स का पैटर्न नहीं है। ये मतलब इतनी इजी एग्जाम कैसे देख सकता है एम्स, ऐसे लगा मुझे रियल लिटरली सर कि मुझे लगा कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं एम्स का एग्जाम दे रहा हूँ। ऐसे लगा कि यार छोटे डीएमआर या फिर डीएचएस ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे लगा प्रॉपर मुझे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतना इजी कैसे दे सकता है एग्जाम। पर वो ट्रिकी थे थोड़े सर, जो कि रहते ही है। पर फिर भी मुझे ऑनेस्टली सर इजी लगा बहुत ज्यादा एग्जाम। हो सकता है अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी आप क्या थे कि रैंक आने वाली है जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर, नहीं सर, तब आपको क्या नहीं था? वो क्योंकि मैंने 85 अटेंड किए थे। इस बार इजी लगा था तो मैंने ना, जिसमें मेरे को 50-15 था, वो भी मैंने छोड़ दिया मैं, क्योंकि मुझे 70-80% पेपर आ रहा था। पर रैंक के बारे में नहीं सोचा था। इतना भी 53 भी आएंगे इतना भी नहीं सोचा था। डर लग रहा था, पर बट रैंक अच्छी आएंगी ये नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा इतना इजी है तो सबकी रैंक अच्छी आएंगी, कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, क्योंकि इतना तो सब पढ़ते हैं जो बेसिक है। तो मुझे नहीं लगा था सर कि मेरी रैंक इतनी अच्छी आएंगी। तो अनिकेत जी, आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो जी उसमें से सर। आपके कितने और कितने गलत थे, अगर आप बता पाओ तो? सर मैंने, हाँ 11 रॉन्ग हुए सर, 75 राइट हुए, और 14 मैंने स्किप कर दिए। हाँ, यही चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और परफेक्ट, वुमन ऑल्सो। जी सर। तो प्रैक्टिस जी कहते हैं ना कि कैसे दूर होगी, तो नेगेटिव मार्किंग बस यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। आप जो भी बुक पढ़ते हो उसको बार बार पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, बार बार जो क्वेश्चंस है उनको करो। जी तो जी आपके जो सर। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं अभी ईएसआईसी की या नेक्स्ट नोट सेट के लिए, तो आप उनको बस ये बताओ कि बुक से रिलेटेड बताओ आप उनको कि उनको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सर बेसिक, अगर फ्रेशर है सर तो मैं कहूंगा कि पीआर यादव और टारगेट है, मस्ट है। उतनी कंप्लीट की है ना, तो भी मतलब अभी एसआईसी का कैसा पैटर्न है वो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो मुझे पता नहीं, पर वो बेसिक बुक है, हर जगह काम आएंगी, मतलब बेसिक जो बेस बनाने का काम करेगी, तो ये बुक है, मस्ट है। मुझे तो कोचिंग में बताया गया था कि ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक नहीं है। मैं फ्रेशर था सर, मुझे नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ी ही नहीं, जो कि सबसे मतलब गलत बात थी। पढ़ना चाहिए, मस्ट है, सब प्रीवियस ईयर के, ऐसी बुक नहीं प्रीवियस मिलेगी कहीं पे। बात है, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है ना वो आईना होता है। आप नेक्स्ट जी एग्जाम में सर। बैठ, उससे पहले आपको आईना दिख रहा है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को पढ़ते ही आपको जी क्वेश्चंस पता लग जाए कि भाई इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो प्रीवियस ईयर जो जी क्वेश्चंस है ना सर। उनको बाइबल बताया गया है कि वो बाइबल है, जैसे एक कोई जी ग्रंथ होता जी है, जैसे हम जी महाभारत है, जी कुरान है, जी ठीक है, वैसे ही जी बाइबल है, तो उस हिसाब से माना जाता है। तो कोई भी बच्चा है ना, कोई भी तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, चाहे नर्सिंग के अलावा जी नॉन नर्सिंग की कर रहा हो ना, जी तो उस जी जी। पीवाई करने ही करने होंगे, बिना पीवाई क्योंकि आप सिलेक्ट हो ही नहीं नहीं। सकते हो कभी। तो आप सर अनिकेत करते हैं आगे बढ़ के जी आप, जी जी जी। तो आपने टारगेट हाई बता दिया, पीआर यादव बता दिया, तो एनक्लेक्स के बारे में आपका क्या विचार है? सॉन्डर्स, सर मोस्टली आप या लिपिड, छोटे, आजकल तो सर ओमेगा आपने लोग जो, बढ़ गए हैं यहाँ। सर मैं मेन तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है सर।
पर एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए किसी को भी। जो कि मैं लैक उसी में कर रहा था कि मुझे प्रॉपर एमसीक्यू समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। क्योंकि मैं एग्जामिनर घुमाता है क्वेश्चन, तो मैं उसी तरह घूम जाता था। पर जैसे एमसीक्यू आपके एनक्लेव्स बेस देखे, उसके बाद पता चला कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर उसका मीनिंग क्या है। हर क्वेश्चन से एक भाव निकलता है कि नहीं, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, बस वही पॉइंट पकड़ना है। और ऑटोमेटिक अपना पढ़ा भी नहीं हुआ ना कंटेंट सर, फिर भी ऑटोमेटिक आंसर जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन में से ही रहेगा। एनक्लेस में आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो ना, जैसे आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए, 500, तो आपका जी। माइंड है ना खुद ही सेट करता है कि यार ये ऐसी लाइन बोल रहा है ना, तो इसका मतलब कि पक्का हाँ। ये तो कम से कम जी ये चीज सर, तो तो आप। है ना, माइंड खुद डेवलप कर देता है, हमें ट्रेन कर देता है, उसके जो क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वो हमें ट्रेन करता जाता है जी। इसकी। जी तो सर, बहुत ज्यादा मैं बोला, दिमाग के धागे खोल दिए सर है आप, और आपने इतना अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि हर प्रिपरेशन करने वाले को वो क्लासेस देखनी चाहिए, मस्ट है। क्योंकि उससे ना सच में एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, और जो भी आपने नहीं पढ़ा हुआ ना, वो भी सही हो जाएंगे क्वेश्चन। और इसलिए मेरे को ना एनक्लेस वाले क्वेश्चन जब भी आते थे ना सर टेस्ट में, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता था। प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी क्योंकि ना मेरी रैंक प्री में अच्छी नहीं आ रही थी टेस्ट में। पर मेंस वाली में बहुत अच्छी आ रही थी मेरी टेस्ट में रैंक, मतलब फर्स्ट 30 में आ रही थी। तो इसलिए मैंने फिर एक महीने में ट्राई किया कि पीआर यादव पढ़ लूं, क्योंकि मेंस में अच्छी आ रही थी। बाकी लोगों के साथ उल्टा हो रहा था सर, सबकी रैंक प्री में अच्छी आ रही थी, मेंस में अच्छी नहीं आ रही थी। मेरे साथ उल्टा हो रहा था। मैं तो हो सकता है मैंने आपकी क्लासेस में सर, मतलब उसके नोट्स बनाए। आपने बोला था क्लासेस में कि बस वीडियो देखो और मेन मेन पॉइंट लिखो, पर मैंने क्वेश्चन के साथ सब लिखे हुए थे। मतलब ऐसे मैंने 4 बुक पढ़ी, और आपने बोला कि वो बुक्स के जो नोट्स है वो ट्राई करो कि आधे घंटे में पढ़ो। वो पढ़ना मतलब कंप्लीट होना चाहिए। पर मैंने पढ़ा, मेरे कभी आधे घंटे में तो प्रॉपर वो पढ़ना नहीं हुआ। पर जब भी मैं पढ़ता था सर, ऐसा लगता था पढ़ने के बाद हो गया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। पर जब मैं पढ़ने जाता था 7 दिन बाद, तो हर बार मुझे नया कंटेंट मिलता था उसी में से। तो मैं मतलब और टॉपिक क्लियर होते थे अच्छे से। मैंने बहुत आगे पढ़ा है सर, मतलब 25-30 बार पढ़ ली आपकी नोट्स वो। तो वो आगे एक बढ़, प्लस पॉइंट है सर। नहीं तो बच्चों को ऐसा लगेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर ने जानबूझ के जी जी तारीफ जी। करवा रहे जी हैं जी। कि खुद ही नहीं नहीं पढ़ाते हैं। सर, जो रियल है वो है। बोल रहा सर, कहते तो और थोड़ा सा आप मेरे सामने कहोगे तो बच्चों को लगेगा सर ने कह दिया होगा इनको कि मेरी नहीं सर, तारीफ मैं करना। भोजराज सर भी होते ना सर, इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, मैं जो सर नहीं मैं कह आज रहा बोल रहा हूँ अभी, वही तो ये कर, बोलता सर। जी। चलो तनिक आगे बढ़ते हैं, बच्चों के फायदे के क्वेश्चन और पूछते हैं, मेरे जी फायदे का तो आपने जी। बता दिया। आप मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे कहते हो कि सर मैं 14-15 घंटे पढ़ता था, तो बच्चे भी जी ऐसे सर। काम करते में क्या रूटीन रहता है हमारा, तो आपका क्या रूटीन था, मतलब पूरा रूटीन बताइए आप शॉर्ट में कि सर मैं इतने बजे उठता था, फिर ऐसे सोता था, इतने बजे पढ़ता था, इतने बजे फिर रेस्ट करता था, कैसे आप मेंटेन रखते थे इस चीज को, कंसिस्टेंट कैसे रहे आप। सर सर मैं मतलब मेंटली जो मैंने, मतलब एक बार ना इतना एग्जाम देने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जो कि मेरा फर्स्ट 3 महीने में, पहले प्री के 3 महीने पहले बढ़ा। उसके पहले तो मैं डिप्रेशन में पढ़ाई कर रहा था ना, मेरा अच्छे सा हो रहा, थेरी पढ़ रहा था, एमसीक्यूज कर रहा था, और टीएनसी में भी मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर पर मैं पढ़ाई फिर भी 12 घंटे कर रहा था सर डेली। मतलब मैं क्या बाहर नहीं जाता था, मोबाइल भी नहीं देखता था, पढ़ रहा था, पर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, पर प्रॉपर पढ़ रहा था। 1 साल से हो रहा है मेरे साथ ये। और उसके बाद फिर ना धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, रैंक अच्छी आने लगी, क्योंकि मैं फिर प्रॉपर रूटीन हुआ, क्योंकि मैंने खाना खाया, बस बैठ पढ़ाई करने के लिए बैठा। मैं हेल्थ को इतना मतलब निग्लेक्ट किया सर, कि हेल्थ ने जवाब दे दिया, आखिर जो होना था वो हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंट देना चाहिए, मेंटली भी उतना फिट रहना चाहिए। तो मैं फिर 5-6 बजे उठने लगा, आधा घंटा एक्सरसाइज करने लगा। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट देता था, 2-3 घंटे टेस्ट दिया। उसके बाद जो मैं नेगेटिव हुए उसको मैं बुक में लिखने के बाद, फिर मैं अपनी थोड़ी थ्योरी पढ़ता था। उसके मतलब ये कंटिन्यू दिन भर का शेड्यूल सर, कंटिन्यू पढ़ाई, उसके सिवा लाइफ में कुछ था ही नहीं सर, ना ये तो फंक्शन ना कुछ।
दिन में जी सोते थे या नहीं सोते थे दिन में, थोड़ी सर, देर के दिन लिए? में नींद नहीं आती सर, नींद ही नहीं आती। मैंने जैसी आंख लगाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूमते थे, बस थ्योरी घूमती थी, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। मतलब 3 महीने पहले तो मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की वैसे भी जरूरत नहीं होती, पर कॉन्फिडेंस आ रहा था, पर दिन में तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मतलब क्वेश्चन घूम रहे थे, फिर उठ जाता था, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही थी, फिर मैं पढ़ाई करने बैठता था, फिर रात में आ जाती थी सर नींद। पर ये कंटिन्यू मैंने सर मतलब 12-13 घंटे 15 घंटे कंटिन्यू था मेरा। रात को कितने बजे सोते थे आप? नहीं, क्योंकि मैं सवेरे जल्दी उठता था तो रात में फिर भी 10-11-12 हार्डली। अच्छा। जी सर, और प्रॉपर मतलब फिर आपने भी बताया कि थोड़ा म्यूजिक सुनो, इतनी हेवी एग्जाम नहीं है। और क्या, आपने बोला भी था कि मैंने तुम्हारा एनालिसिस कर लिया है कॉल पे ही, कि ना तुम लग जाओगे इस बार, क्योंकि ना और क्या पूछेगा नर्सिंग के अलावा, नर्सिंग ही पूछेंगे, तो उतना कवर कर लिया। तो वैसा ही मुझे तब लगा सर कि नहीं, मेरा दिन बदलने वाला है, अभी हो जाएगा अपना कुछ। तो फाइनली सर बहुत अच्छे से मतलब हो गया सर, मैं बहुत हर हर अच्छा एक लगा। बुक के लिए पूछता हूँ, तो आप बताइए कि आप एमएसएन सबसे टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि एमएसएन बहुत जी जी। वास्ट है, बहुत सारा उसमें पढ़ना पड़ता है। तो एमएसएन को कैसे हाँ, पढ़ा जाए, इसका बताइए एक बार बच्चों को आप। एमएसएन सर जो भी मैंने पढ़ा, नोट्स ही पढ़े, फिर नोट्स पढ़ा, उसके बाद ऑटोमेटिक सर अपन 6 महीने में सर अपने आप ना अपनी थ्योरी रिवाइज की ना सर, अपने आप कंसेप्ट बन जाते हैं। और उसके साथ जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो थ्योरी पढ़ने की फिर अपने आप थ्योरी आ जाती है अपने माइंड में। तो अपने आप वो एमसीक्यू करते गया मैं, और प्रॉपर मतलब पहले थ्योरी पढ़ रहा था, टॉपिक वाइज, सिस्टम वाइज। सिस्टम तो सर आपको क्या बताऊं, फिर मैं आप बोलोगे कि मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं मोस्ट ऑफ एमएसएन के सर एनक्लेव बेस वाली क्लासेस में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, स्पेशली ओबीजी के, आपके वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो सब मैंने फार्मैक से लेके सब मैंने आपके ट्रिक्स सब याद कर लिए, टिप ऑफ द टंग है मेरे को सर। पर आपकी वजह से हो गए वो, मतलब प्रॉपर एमसीक्यू के साथ रैशनल, जो अपने को बुक क्या है सर, रैशनल नहीं बताते, रैशनल प्रॉपर जो उसका जो कंटेंट है रैशनल, वो आप बताते हो सर, तो वो उसका फायदा हुआ बहुत ज्यादा सर, बिलीव नहीं करोगे, पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ उसका, उससे मतलब मेरी थ्योरी सब। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जी की प्रैक्टिस करें। एमएसएन जी सर, थ्योरी थ्योरी, थ्योरी ज्यादा उस जी सर, मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा हो गई फिर। पहले तो थ्योरी चल रही थी मेरी, फिर उसके बाद थ्योरी की उतनी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी मैं मुझे लगा कि मेरा सफिशिएंट नहीं है, फिर भी मैं पढ़ता रहा, क्योंकि थ्योरी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब दिमाग में बैठ गया था सर पहले कि थ्योरी करना है, थ्योरी करना है, कोचिंग में भी वैसा ही था, तो दिमाग में बैठ गया। पर अगर मैं शायद दूसरी जगह होता ना सर, डेफिनेटली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग जाता, इतना मेरे पास सेल्फ बिलीफ है कि मैं कर सकता था। पर मैंने थ्योरी नहीं की, ये सॉरी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं, उसकी वजह से मेरे को इतने अटेम्प्ट लगे। ट्रूथ अच्छा, है सर ये। अनिकेत, आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनका आपकी बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कि उनको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है ना, खड़े रहना चाहिए बस, प्रॉपर ना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी नहीं हो रहा था सर, मेरा कहीं पे नहीं हो रहा था, जबकि मैं मुझे लगता कि मैं यार अच्छी रैंक डिजर्व करता हूँ, जो कि नहीं आ रहा था, या दिन खराब थे मेरे। 2023 तो बहुत ही खराब गया, मतलब हर तरह से मैं मेरे को निगेटिविटी आ रही थी हर तरह से। फिर भी मैंने सर पढ़ता रहा, मेरे इतनी डिसीज कंडीशन भी आ गई, फिर भी मैं पढ़ता रहा, डिमोटिवेट होता था सर, पर फिर कुछ वीडियो देख लिए, टॉपर स्टॉक देख ली, या फिर फिर आपको कॉल किया तो मैसेज किया, आपने जो रिस्पॉन्स दिया, जो कि मेरे को कौन से भी सर का रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने बहुत लोगों को मैसेज करने, बिजी रहते होंगे सब, पर ना आपने रिस्पॉन्स दिया, आपको हजारों बच्चे मैसेज कर रहे थे, फिर भी मेरे को उसमें से आपने रिस्पॉन्स दिया। इसका मतलब सर वो वहीं से मेरे को मतलब लगता है पॉजिटिविटी चालू हो गई मेरी, कि नहीं, मुझे लग रहा था कि अभी हो जाएगा, आप सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर फिर भी अनिकेत, डर लग रहा था सर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हम मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सिलेक्शन का श्रेय किसे देना चाहेंगे, किसे किसे देना चाहेंगे अपनी सिलेक्शन का श्रेय?
सबसे पहले तो पेरेंट्स को देना चाहूंगा सर। जो कि आपके उसके परिवार बाद है किसी के जी बारे में? सर, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी मेरे मतलब पढ़ाई कर रहा था, मन नहीं लग रहा था सर, घर का भी माहौल मैंने चेंज कर दिया था कि ना वो भी टेंशन में आने लगे। पर फिर वही घर वालों ने बोला कि हो जाएगा, तू करते रहे। कभी कभी फिर मैंने मम्मी को भी डांटा, तो मम्मी बोल रही थी तेरे से नहीं होता होगा तो छोड़ दे, तेरे लिए ऐसा भी बोला, तू इम्पोर्टेंट है बोले, तेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है बोले। माहौल खराब हो गया था सर। पर फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट करता रहा, कंटिन्यूटी बनाता रहा। अपने आप फिर सर चीजें बदलती गई, मेरी रैंक शुरू हुई। और उसके बाद मतलब जो आप बता किसे सकते थे, डेडिकेट उसके बाद जो है टीचर्स टीचर्स करना चाहूंगा? पूरे सब कुछ जो आप आपकी जीत का श्रेय क्योंकि है, सर है उसका श्रेय किसे दोगे आप? सर मैं तो बोलूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ वो एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने से हुआ। तो मैं एक साल से टीएनसी से जुड़ा हूँ सर। और स्पेशली मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू ले रहे इसलिए आपका नाम। पर्सनली सर मेरा जो दोस्त था, जो जून महीने में सबसे हार्ड एग्जाम थी सर, तो उसमें 89 रैंक लाई। शशांक मेश्राम करके बंदा है, मेरा अच्छा खासा दोस्त है, नागपुर एम्स में लगा सर। उसके उसने आपके सब प्रायोरिटी बेस्ड वाले जो यूट्यूब पे वीडियो है सब फॉलो किए। उसने मेरे को भी सजेस्ट किया, मैंने तब से देखना चालू किया, प्रॉपर सब वीडियो देखे सर आपके। 100 एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे या फिर तो मैंने पूरा देखा, एक भी नहीं छोड़ा हूँ सर। अभी रिसेंट कार्डियक चालू किया, वो नहीं देखा, बाकी सब। और 10 बार रिवीजन की, और बाकी प्रायोरिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन किए। तो सर आप इम्पोर्टेंट हो सर, मतलब आपकी वजह से मतलब मेरे घर में जो खुशियां है या अभी मुझे टीएनसी का सपोर्ट है सर। सर इतना क्यों हंस रहे हैं? नहीं बट मुझे सर बहुत ज्यादा खुशी खुशी देखकर मुझे, मैं सच में खुश हो रहा हूँ अंदर से ही। मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कर रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको फॉलो किया सर, टोटली आपको फॉलो किया मैंने। आपने जो जो बोला, आपने बोला कि कमेंट्स करो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं हर बार कमेंट कर रहा था कि और आपसे उसके बाद भी मैसेज किया, पर आपको मतलब इतने सारे मैसेज रहते हैं टेलीग्राम पे, सबसे पहले आपको मैसेज किया था सर कि प्री क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद घर को मतलब भोजराज सर को बताया। पर सबसे पहले जब भी मैसेज किया आपको किया सर, क्योंकि आप सच में सर आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ, ये कहना मतलब यही इसी वजह से हुआ सर। क्योंकि मुझे जो वो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एबिलिटी है ना सर, वो आपसे, जो कि मैं लैक कर रहा था, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था सर। मैं कोई कोई बंदे हैं सर कम पढ़ते हैं पर ना एमसीक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, मैं उसमें लैक कर रहा था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा था पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रही थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। हालांकि मैं सर मतलब एवरेज भी नहीं, टॉप कॉलेज में भी अच्छा था, पर नहीं हो रहा था मेरा सिलेक्शन, जो कि एमसीक्यू सॉल्व करने से आया मुझे ये। और वो जो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो कला है सर, वो एनक्लेस बेस जो आपके वीडियो है वहां से हुई शुरुआत मेरी। और वहीं से सर, सच में बताऊं, वहीं से मेरी टीएनसी में भी रैंक का जो ग्राफ है ऊपर तक चला गया। और फिर अभी पूछते हैं कि तुम टीएनसी में थे, जो अनिकेत करके नाम आ रहा था वो तुम ही को क्या था? हाँ मैं ही हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, सबको सब पूछ रहे हैं। हाँ तो अनिकेत जी, आप ये बताइए कि जो बच्चे हैं ना, ये अक्सर पूछते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है और मैं पढ़ता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, तो आप इतना बड़ा जो सिलेबस उसको कैसे याद रख पाए एग्जाम में? सर मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात मतलब सबसे बेस्ट है कि आप ना रिवीजन करो। मेरा भी शुरुआत में याद नहीं रहता था, फिर मैंने ना रिवीजन किया, बार बार पढ़ते गया। ये बात सबको पता रहती है कि ना रिवीजन करना है, पर सब रिवीजन करते नहीं है। फिर लगता है कि नहीं, सर को तो इतना याद आता है, कैसे रहता है। तो मुझे लगता है कि सर भी उतने ज्यादा पढ़ते हैं, उतने ज्यादा रिवीजन करते हैं, उसके बाद ये सब अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली क्लियर हो जाती है, माइंड में अपने आप आ जाती है। तो रिवीजन इज मस्ट है सर। सही बात है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि पता सबको होता है लेकिन करता कोई नहीं है। ये हमेशा देखने को मिलता है। अब बच्चों को मैं आज फिर से बता रहा हूँ, भाई रिवीजन अगर आप करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी।
अब क्या करेंगे बच्चे, इसको 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन फिर भूल जाएंगे। और जैसे रिवीजन करने बैठेंगे तो सोचेंगे यार छोड़ो अगला पढ़ लेता हूँ, पिछला पढ़ लिया, इसको दोबारा देखूंगा, कहीं भूल गया हूँ, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आगे का पढ़ते रहते हैं, पिछला भूलते जाते हैं। मान लो कि आपने शुरुआत के नर्वस सिस्टम से आप चले गए आगे, चलते चलते आप रिप्रोडक्टिव पे आ गए, ठीक है, आप जी इंटीग्यूमेंट्री पे आ गए, तो वो पिछले वाला गया, तो वापस से स्टार्ट करो। फिर उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलता जब तक आप रिवाइज नहीं करते हो। जो रिवीजन जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रिवीजन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जी रिवीजन नहीं है तो आपने जो पढ़ा है ना, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल जी पाएगा। तो अनिकेत जी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट बनाई थी मैंने, और उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी थी वो? जी सर, प्रॉपर मैंने सब टीएनसी की सब वीडियो जो उस टाइम अपलोड हो रही थी, मैंने सब फॉलो किया सर, प्रॉपर सब वीडियो देखी। सर की भी वीडियो देखी, बाकी आपकी भी वीडियो देखी, 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले रिवीजन भी किया उसका प्रॉपर। तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, तो वो पढ़ना चाहिए। तो मैं प्रॉपर फॉलो किया सर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, और वो चीज बहुत हेल्प की, और मेरी रैंक भी उसी की वजह से और मतलब इम्प्रूव हुई मेरी। और मेरा स्टडी का भी नॉलेज है ना, मतलब लिटरली पूरा मतलब डीप नॉलेज आ गया मुझे उस चीज से। और रिवीजन करने में मुझे फिर ज्यादा दिक्कत नहीं गई। हाँ हाँ, सही है। ज्यादातर वही जो टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब की बार भी उनमें से ही लगभग जो क्वेश्चंस प्री में के अंदर आए थे, लगभग सारे क्वेश्चन से आए थे। लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि बस सर ने तो वीडियो बनाने के लिए बना दी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने इतने साल के सारे जो क्वेश्चन थे कि को देखा, उनके टॉपिक का नाम लिखा, फिर उनको एक जगह पर सेलेक्ट किया उनको, फिर वो लिस्ट जो बनाई थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि जो टेस्ट देने के बाद में जो भोजराज सर ने जैसे कि बता रहा कि एक मिस्टेक बुक बनानी चाहिए, क्या आपने वो मिस्टेक बुक बनाई थी? जी सर, बिल्कुल मेरे पास 2 से 3 बुक है जो मिस्टेक बुक है, और 2-3 बुक जो है वो एनक्लेव बेस्ड वाली है। तो मैं प्रॉपर रिवीजन कर रहा था, मतलब मैं नया कंटेंट नहीं पढ़ रहा था। मुझे लगा कि यार जितना पढ़ा वो सफिशिएंट है अभी। इतने दिन से मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, थ्योरी पे इतने ज्यादा फोकस किया, मुझे लगता है कि अभी ना जो टॉपिक पढ़े हुए हैं अच्छे से किए हैं, मैं उसी को रिवाइज करूँ। तो मैं मिस्टेक वाली बुक भी रिवीजन करता था, और एंकलेस बेस वाली तो एनी हाउ मुझे 2 घंटे देना ही है, डेली कंप्लीट करना ही है। 2-3 बुक मैं डेली कंप्लीट करता था और रोज पढ़ता था। मिस्टेक बुक का मेरा पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ एग्जाम तक, पर मैं रिवीजन करता था, नया कंटेंट नहीं पढ़ता था सर। मुझे मिलता था नया कंटेंट, इच्छा भी होती थी, पर फिर भी मैं ना उसको निग्लेक्ट कर देता था और रिवीजन पे फोकस करता था। हाँ, यूट्यूब जब खोलते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा दिक्कत पता है यूट्यूब पे यही आती है, इतनी सारी वीडियोस मिलती है, फिर मन भी करता है कि यार देख लेता हूँ देख लेता हूँ। तो आप अपने आप को कैसे रोकते थे उससे? सर मैं मतलब अभी इतनी बार एग्जाम दी तो मुझे लगा कि ना यार, इतना अभी तक यूट्यूब पे ही देख रहा हूँ, मतलब देख रहा था। तो मुझे लगा कि यार नहीं, अभी ना सेल्फ से करना चाहिए, अभी खुद से करके देखते हैं। तो मैं खुद पे ज्यादा फोकस किया कि मैंने जो लिखा है, जो कंटेंट है, मैं उसमें से मैं कितना दे अपने अपने माइंड में है वो कंटेंट, उस पे ज्यादा फोकस किया। यूट्यूब का सर मतलब इतने सारे कोचिंग क्लासेस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, डेली के ये क्लासेस, डेली के वो क्लासेस, तो उतना कंटेंट दिमाग में भी नहीं जाता। मैंने रियलाइज किया कि जब खुद से पढ़ते हैं ना, तब 100% अपने दिमाग में जाता है। तो मैंने सेल्फ पे ही फोकस किया, और सच में उससे रिजल्ट भी मेरे को मिला, और आज मेरी रैंक है। तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस से आते हैं सर ये चीजें, कि अपन हर 100 गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है सेल्फ स्टडी करने से। तो अनिकेत, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई एक सेंटेंस के अंदर ये पूछे कि बच्चे सर सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर सिलेक्शन सबसे के लिए, सबसे जरूरी चीज बतानी है आप कि सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है। सर सबसे पहले तो ना उतना डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं, एम एक टारगेट है उसको अचीव करना है, फिर कैसे भी अपन उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं। तो और उसके बाद है अपना, अपन कौन सा चीज पढ़ते हैं या कोचिंग कौन सी मतलब लेते हैं अपन, वो मायने करता है। क्योंकि मेरा सिलेक्शन ना होने का रीजन वही था कि मैंने गलत
चीज मतलब कोचिंग की गलत नहीं थी सर, पर वो उन्होंने नहीं कंप्लीट दे नहीं पाई करके प्रॉपर दिया। फीडबैक। तो उसकी वजह से मेरा मतलब 2 साल पहले लग जाता था। मैं 100% बोलता हूँ सर, मैं इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 100% 2 साल पहले ही लग जाता था। पर गाइडेंस भी नहीं था, और कोचिंग में कंप्लीट नहीं किया प्रॉपर, उसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। और फिर मैंने सर जो कंटेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, उसके बाद जो मेरे पास कंटेंट नहीं था, मैंने टीएनसी से जुड़ के जो कंप्लीट किया, बाकी जो कोर्स है वो आपसे जुड़ के कंप्लीट किया, या फिर इधर उधर से थोड़ा बहुत मिल जाता था, तो वो कंटेंट मैंने खुद से कलेक्ट किया और उसकी फिर रिवीजन कर दे रहा मेरे को। अभी सर 1 साल कंप्लीट होगा या ज्यादा होगा उससे, तो ये मैंने होल सिलेबस अच्छे तरीके से, जो टॉपिक है डीप नॉलेज आ गया सर। ये मतलब कौन से भी सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे ना इजी लगी मेंस की एग्जाम। मुझे लगा कि यार ये एम्स का पैटर्न नहीं है, ये एम्स की एग्जाम है, एम्स का लेवल नहीं है। ऐसे लगा कि यार मैं कौन छोटी मोटी एग्जाम दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस। हालांकि रैंक इतनी अच्छी आएंगी ये नहीं सोचा था, पर एग्जाम जब दे रहा था मैं लिटरली 18 मिनट में 5-5 मिनट बैठ रहा था वहां पे। मतलब इतनी प्रैक्टिस, 1 साल से मैं टीएनसी से प्रैक्टिस कर चुका हूँ सर। तो वो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस नहीं था सर, पर मुझे आता था और मैंने जो आते वही पे टिक किया, जो नहीं आते डाउट भी है थोड़ा छोड़ दिया। मेन बात है मैं 50-50 भी परसेंट डाउट था ना, वो छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को 70% आ रहा है, तो मैं उतनी भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए सही बात। मैंने छोड़ दिया। तो तो सिलेक्शन तो हो जाता है सर। मतलब बस कंटेंट उतना, सब लोग सेम पढ़ते हैं सर, पर वो ना एमसीक्यू छुड़ाने की जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट से आएंगी, या फिर एनक्लिक जैसे क्वेश्चन से आएंगी। और आपने तो टिप ऑफ टंग करके रखी है सर यूट्यूब पे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सबने वो क्लासेस देखनी चाहिए, उनको सब सेल्फ रियलाइज होगा कि यार नहीं, एम्स की जो डिमांड है वो क्लासेस यूट्यूब वाली कंप्लीट करती है। और सिलेक्शन का रास्ता चाहिए ना सर, तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज से होके ही मिलेगा अपने को एम्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा अनिकेत, आज आपसे बच्चों ने भी बातें की, बहुत सारी जो चीजें हैं, बच्चे आपसे डायरेक्ट जुड़े हैं, मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो जो बच्चे हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे, उन्होंने जाना कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आप चीजों को जो रिवीजन है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाना, हमने बुक्स के बारे में जाना कि क्या पढ़ना चाहिए, डिमोटिवेट होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बच्चे आज आपसे सीख कर जाएंगे और जो अगला जो अपना एग्जाम है उसमें उसका यूज करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आज का जो हमारा जो इंटरव्यू है वो आप सभी के लिए प्रोडक्टिव रहेगा। जो टाइम आपने कंज्यूम किया है ये आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आप सीखोगे कि किस प्रकार से जो इतने संघर्ष में भी इस बच्चे ने जो हासिल किया है, हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने इतना संघर्ष में ये बीमार भी हो गया उसके बावजूद भी कंटिन्यू ये स्टडी करता रहा। परिवार की भी थोड़ी सी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम रही, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माना, इसने खुद ने जॉब भी छोड़ दिया अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रिलेटिव से भी ये दूर रहा, रिश्तेदारों से भी दूर रहा, सोशल मीडिया से भी दूर रहा। तो बहुत सारी जो चीजें हैं निकेत आज आपसे हमें सीखने को मिली है, और सच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप आगे भी लाइफ में ऐसे ही बढ़ते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इंटरव्यू में हमसे जुड़ने के लिए। सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।